हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का फोर्थ पार्ट। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हिग्स बोसन के बारे में, स्टार के बारे में और द यूनिवर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे गैलेक्सी के बारे में और द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका एग्जाम के प्रोक्सिटी में, जैसे कि आपका एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी आपका बैंकिंग में भी ये पूछ सकता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके जब मैं एक नए वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिग्स बोसन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में ये 4 थियोरी हम डिस्कस कर चुके थे, किसने किसने कौन कौन थियोरी को प्रपोज किया था। तो आज देखेंगे हिग्स बोसन। तो हिग्स बोसन क्या है? हिग्स बोसन एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हिग्स बोसन एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 100 फीट का डीप खोदा गया और 100 फीट में 27 किलोमीटर लॉन्ग तक एक टनल बनाया गया, ठीक है। किस में बनाया गया है? लार्ज हार्डन कॉरिडोर। ये कहाँ प्रेजेंट है? जेनेवा, ठीक है। जेनेवा में लार्ज हार्डन कॉरिडोर जो है उसमें ये बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि CERN शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। कब बनाया गया था? 30 मार्च को, ठीक है। आपको ये याद रख लेना चाहिए डाटा, 30 मार्च 2010 को बनाया गया था। क्यों और किस लिए बनाया गया था? क्योंकि वो जो साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए थे वो जानने के लिए कि यूनिवर्स कैसा होता है, यूनिवर्स में कौन कौन सी पार्टिकल होता है, वो फाइंड करने के लिए ये हिग्स बोसन एक्सपेरिमेंट किया गया था। कहाँ किया गया था? जेनेवा में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा किया गया था 30 मार्च 2010 में, ठीक है। इन व्हिच मोर देन 1000 साइंटिस्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। ये तो हो गया। इन द एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन बीम हैविंग सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट वेयर कोलाइड टू प्रोड्यूस हिग्स बोसन। देखिए, वही एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक प्रोटॉन का बीम था, ठीक है। प्रोटॉन का बीम है जो कि उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के तरह भी ये सेम होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिग्स बोसन, ठीक है। दिस मेगा एक्सपेरिमेंट विल ओनली फेल टू अनसॉल्व मिस्ट्रियस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ उसी के बारे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। विच इज़ सो फार नॉन एज डार्क मैटर, जिसको हम कहते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक्स्ट्रा डायमेंशन हिग्स बोसन और गॉड पार्टिकल भी कहते थे, ठीक है। बेसिकली थ्रू दिस मेगा एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट ट्राई टू रिपीट द फेनोमेना व्हिच ऑकवर्ड प्रायर टू द 15 बिलियन ईयर एगो नॉन एज बिग बैंग थियोरी। तो उसी एक्सपेरिमेंट को भी बिग बैंग थियोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो हिग्स बोसन एक्सपेरिमेंट है उसी एक्सपेरिमेंट को ही बिग बोसन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बिग बैंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इट इज नाउ कंसिडर द हिग्स बोसन व्हिच इज नॉन एज ए गॉड पार्टिकल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। इन which mystery of the universe exists because it is also considered as the most basic unit. As a result of continued effort of 50 year, वो कितने साल तक चला? 50 ईयर तक चला। CERN कहाँ प्रेजेंट है? CERN जेनेवा में प्रेजेंट है, जो कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। बाय CERN 4th July 2022 identified the particle which is almost same to Higgs boson। तो
ये 2012 जुलाई 4 डेट में ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सेम होता है किसके तरह, हिग्स बोसन की तरह। इट विल हेल्प टू अनरेवल सेवेरल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन 14 फरवरी 2013 द लार्ज हार्डन कॉरिडोर वाज क्लोज्ड। कब बंद हुआ था? 14 फरवरी 2013 में बंद हुआ था लार्ज हार्डन कॉरिडोर, और कब ओपन हुआ था, रिस्टार्ट हुआ था 2015 में। तो ये हो गया आपके हिग्स बोसन के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्टार के बारे में। तो स्टार कैसे फॉर्म होता है? स्टार clumps of dust and gas in a nebula come together due to gravity and form star। तो ये डस्ट को लेकर होता है और गैस को लेकर होता है इन द फॉर्म ऑफ नेब्यूला, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं, टुगेदर टू क्रिएट ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार। ठीक है, वो डस्ट और गैस को लेकर ही स्टार बनता है। और स्टार आर मेड ऑफ द हॉट बर्निंग गैसेस। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, ये हॉट बर्निंग गैस के द्वारा होता है। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। जैसे कि चंद्रमा होता है वो ऐसे नहीं होता है, वो खुद का लाइट होता है, देयर ओन लाइट होता है। ठीक है, और वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट होता है। अकॉर्डिंग टू द नासा, लाइट टेक अबाउट 4.35 ईयर टू रीच अस फ्रॉम अल्फा सेंचुरी एंड 4.25 ईयर फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो नियरेस्ट स्टार है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और फारदेस्ट स्टार दैट मीन्स वो बहुत ही दूरी में है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। वो कितना साल लगता है? 4.35, और ये लगता है 4.25 साल अकॉर्डिंग टू द नासा। ठीक है, देन देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मेड ऑफ कौन कौन सी सिस्टम को लेकर तैयार होता है? वो हमारा मून को लेकर, वो हमारा स्टार को लेकर, वो हमारा सैटेलाइट को लेकर, ये हमारा प्लैनेट को लेकर, वही सब लेकर सोलर सिस्टम होता है। तो देखिए, द सोलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सन, 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट and there are thousands of smaller heavenly body and asteroid and comets and meteoroid। तो देखिए वही बात, सोलर सिस्टम में सूर्य भी होता है, हमारा प्लैनेट भी होता है जिसमें पृथ्वी होता है, बुध होता है, शनि होता है, जो भी हमारा 7 और 8 प्लैनेट होता है वही सब, और उसका सैटेलाइट जैसे कि हमारा पृथ्वी का सन ए मून है, और 1000 नंबर ऑफ स्मॉल हेवनली बॉडी जिसे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स और मेटेरॉयड कहते हैं। ठीक है, उसी को लेकर सोलर सिस्टम होता है। और द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द बॉडी आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो सूर्य कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में, और जो भी बॉडी हेवनली बॉडी होता है, जो भी एस्टेरॉयड, कॉमेट, मेटेरॉयड और 8 प्लैनेट और द सैटेलाइट, वो सब सोलर के साइड में वो रिवॉल्विंग होते हैं। ठीक है, और द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप ऑल द प्लैनेट एंड देयर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। Thus the motion of all the members of the solar systems is governed mainly by the gravitational force of the sun। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही उसका एक ऑर्बिट के पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये जो फिगर में देख रहे हैं, ये एक ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट। ठीक है, ये खुद का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है जिसमें कि ये रिवॉल्विंग अराउंड द सन होता है। ठीक है, देन देखिए, तो हमारा जो 8 प्लैनेट है, कौन कौन सा प्लैनेट है? फर्स्ट देखिए मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी, देन वेनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
तो आगे हम डिटेल के बारे में सारी प्लैनेट का डिटेल के बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम बेसिक के बारे में चलिए जानते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम होता है, तो नियरेस्ट टू द सन के नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट होता है? मर्क्यूरी। देखिए ये हो गया हमारा सन के नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, ठीक है। और द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून। देखिए ये तो हमारा सन हो गया, इससे दूरी में कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून है। तो नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू एट अबाउट 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सोलर सिस्टम का साइज कितना होता है? 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ। और द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। तो इसमें देखिए जो भी सोलर सिस्टम है, सन इज द डोमिनेटेड और इसमें 99.9% ऑफ द मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन द सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है, जो कि सारी प्लैनेट को ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। देन देखिए प्लूटो एक प्लैनेट है, ठीक है। प्लूटो एक प्लैनेट है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। वो लास्ट नंबर का प्लैनेट था पहले से, उसको अभी कंसिडर नहीं किया गया है। और मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, इतने तक मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 जो प्लैनेट है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और ये जो 4 प्लैनेट है सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर एंड नेपच्यून, इसको कौन सा प्लैनेट कहते हैं? गैसियस प्लैनेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे हेलिसेंट्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू ऑल।